नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और वो कहानी है किसी एक गाँव की। उस गाँव को कोई भी गाँव आप मान सकते हैं। साथियों, ये जो कहानी है एक गाँव की है। गाँव में एक परिवार रहता था। उस परिवार की नवविवाहित महिला थी जिसके पति की अभी हाल में ही मृत्यु हुई थी और वो विधवा हो चुकी थी। उसने एक दिन अपनी सास को बताया कि माँ जी, मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। एकदम से पूरे समाज में, पूरे गाँव में हो हल्ला मच गया और एकदम से पंचायत बुला ली गई। पंचायत बुला ली गई, सरपंच साहब आकर के बैठते हैं और बैठने के बाद उस महिला को पेश किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पति की मृत्यु हुए 1 साल से ज़्यादा गुज़र चुका है, तुम किस तरह से गर्भवती हो सकती हो? उस महिला ने बताया कि सरपंच साहब, हो सकता है अभी कुछ दिन पहले, यानी 4-5 महीने पहले मैं त्रिवेणी नहाने इलाहाबाद गई हुई थी और मैं वहाँ गंगा में नहा रही थी। मैंने गंगा का आवाहन करते हुए 3 बार जल का आचमन किया। हो सकता है उसी समय किसी महापुरुष का, किसी ऋषि का या किसी देव पुरुष का वीर्य स्खलन हो गया हो और वो मेरे मुँह में चला गया हो, इस वजह से मैं गर्भवती हो गई हूँ। सरपंच साहब कूद पड़े। बोले, ऐसा कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। वीर्य पीने से अगर कोई गर्भवती हो जाए महिला, तो बाँझ स्त्रियाँ कभी भी गर्भवती हो सकती हैं, ऐसा संभव नहीं है। अब समय उस महिला का था और उस महिला ने उस भरी पंचायत में अपनी बात को कहना शुरू किया और उसने बताना शुरू किया कि ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं आपके, इसमें इस तरह की कोल कल्पित कथाएँ आपको सुनाई जाती हैं और उनमें बताया जाता है कि विसंडक ऋषि के वीर्य स्खलन से श्रृंगी ऋषि पैदा हो गए। इसी तरह से हनुमान जी जब लंका में आग लगाने के बाद समुद्र में बैठ गए, उनके पसीने की बूंदों को लेकर एक मछली ने अपने गर्भ धारण कर लिया और उससे मकरध्वज पैदा हो गए। इसी प्रकार ये भी कहानी चलती है कि राजा दशरथ जी की तीनों पत्नियां जो हैं वो खीर खाने से गर्भवती हो गईं। अब आप बताएं सरपंच साहब, जब आपके धर्म ग्रंथ ये पहले से बताते चले आ रहे हैं कि ऋषि मुनियों के वीर्य स्खलन से स्त्रियां गर्भवती हो सकती हैं, खीर खाने से गर्भवती हो सकती हैं, तो मैं त्रिवेणी में नहाने से और गंगा के जल का आचमन करने से गर्भवती कैसे नहीं हो सकती? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाना वाजिब था, क्योंकि इस प्रश्न का प्रत्युत्तर किसी के पास था ही नहीं। उसके बाद उस पढ़ी लिखी बहू ने बताना शुरू किया। उसने बताया कि आप लोग मेरा मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, मैं गर्भवती नहीं हूँ। लेकिन चूंकि आपके गांव में, आपके आसपास में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है इस तरह तरह की कहानियों को लेकर, उसको समझाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये जो किताबें हैं, ये ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें आप धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिनमें कोल कल्पित कथाएं आपको सुनाई जाती हैं और आंख बंद कर आप उन पे भरोसा करते हैं। भरोसा करने के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जोर देकर ये सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं यही सत्य है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ज़रूरी है कि अंधविश्वास और पाखंड को समझना शुरू कीजिए और विज्ञान का युग है, इस समय विज्ञानवाद की बात कीजिए। उस बहू की बात सबके समझ में आई। सरपंच साहब ने फरमान जारी किया कि आगे से किसी भी ऐसी कोल कल्पित कथा पर भरोसा करने से पहले उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाएगा। साथियों, ये किसी एक गांव की कथा हो सकती है, हो सकता है ये समझाने के लिए की गई बनाई गई या बताई गई कहानी हो, लेकिन हकीकत इससे अलग नहीं है। मैं भी आप लोगों से अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की से जितने भी लोग, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, विज्ञानवाद को समझते हैं, अपने आस-पास के समाज में, अपने गाँव में, अपने परिवार के लोगों में विज्ञानवाद को बढ़ावा दें और पाखंड से किस प्रकार दूर रहा जा सकता है, इस पर चर्चा अवश्य करें। साथियों, इस तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए आप हमारे चैनल वंचित भारत को। साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।